कहानी शुरू करते हैं काबुली बात। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से पल भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। दुनिया में आने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही वर्ष लगाया होगा। उसके बाद से जितनी देर तक सोने पाती है उस समय का एक पल भी वह चुप्पी में नहीं खोती। उसकी माता बहुधा डांट फटकार कर उसकी चलती हुई जबान बंद कर देती है, किंतु मुझे ऐसा नहीं होता। मिनी का मौन मुझे ऐसा अस्वाभाविक सा प्रतीत होता है कि मुझसे वह अधिक देर तक सहा नहीं जाता, और यही कारण है कि मेरी उसके साथ उसके भावों का आदान प्रदान कुछ अधिक उत्साह के साथ होता रहता है। सवेरे मैंने अपने उपन्यास के 17वें अध्याय में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर कहना आरंभ कर दिया, बाबूजी, रामदयाल दरबान कल काक को कौवा कहता था, वो कुछ जानता ही नहीं न बाबूजी। विश्व की भाषाओं की विभिन्नता के विषय में मेरे कुछ बताने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। बाबूजी, भोला कहता था, आकाश मुंह से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ कहता है ना, खाली बकबक क्या करता है, दिन रात बकता रहता है। इस विषय में मेरी राय की तनिक भी राह न देख करके चट से धीमे स्वर में एक जटिल प्रश्न कर बैठी, बाबूजी, माँ तुम्हारी कौन लगती है? मन ही मन मैंने कहा, साले, और फिर बोला, मिनी तू जा भोला के साथ खेल, मुझे अभी काम है। अच्छा। तब उसने मेरी मेज के पास में पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटने और हाथों को हिला हिलाकर बड़ी शीघ्रता से मैं मुंह चलाकर अटकन बटकन दही चटा के कहना आरंभ कर दिया। जबकि मेरे उपन्यास के अध्याय में प्रताप सिंह उस समय कंचनमाला को लेकर रात्रि के प्रगाढ़ अंधकार में बंदी ग्रह के ऊंचे झरोखे से नीचे कल कल करती हुई सरिता में कूद रहे थे। मेरा घर सड़क के किनारे था। सहसा मिनी अपने अटकन बटकन को छोड़कर कमरे की खिड़की के पास दौड़कर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुल वाला, ओ काबुल वाला। मेले कुचले ढीले कपड़े पहने, सिर पर कुल्ला रखे, उस पर साफा बांधे, कंधे पर सूखे फलों की मैली झोली लटकाए, हाथ में चमन के अंगूरों की कुछ पिटारियां लिए एक लंबा तगड़ा सा काबुली मंद चाल से सड़क पर जा रहा था। उसे देखकर मेरी छोटी बेटी के हृदय में कैसे भाव उदय हुए वो बताना असंभव है। उसने जोरों से पुकारना शुरू किया। मैंने सोचा, अभी झोली कंधे पर डाले, सर पर एक मुसीबत आ खड़ी होगी और मेरा 17वां अध्याय आज अधूरा रह जाएगा। किंतु मिनी के चिल्लाने पर जो कि काबुली ने हंसते हुए उसकी ओर मुंह फेरा और घर की ओर बढ़ने लगा, वहीं मिनी भय खाकर भीतर भाग गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि कहाँ छिप गई। उसके छोटे से मन में वह अंधविश्वास बैठ गया था कि उस मेली कुचली झोली के अंदर ढूंढने पर उस जैसी और भी जीती जाती बच्ची निकल सकती हैं। इधर काबुली ने आकर मुस्कुराते हुए मुझे हाथ उठाकर अभिवादन किया और खड़ा हो गया। मैंने सोचा, वास्तव में प्रताप सिंह और कंचनमाला की दशा अत्यंत संकटापन्न है। फिर भी घर में बुलाकर इससे कुछ न खरीदना अच्छा न होगा। कुछ सौदा खरीदा गया। उसके बाद मैं उससे इधर उधर की बातें करने लगा। रहमत रूस अंग्रेज सीमांत रक्षा के बारे में गपशप होने लगी। अंत में उठकर जाते हुए उसने अपनी मिली जुली भाषा में पूछा, बाबूजी, इसकी बच्ची कहाँ गई? मैंने मिनी के मन से व्यर्थ का भय दूर करने के अभिप्राय से उसे भीतर से बुलवा लिया। वो मुझसे बिल्कुल लगकर काबुली के मुख और झोली की ओर संदेहात्मक दृष्टि डालती हुई खड़ी रही। काबुली ने झोले में किशमिश और खुमानी निकालकर देनी चाहिए, पर उसने न ली और दुगने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई। उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। घटना के कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे में किसी आवश्यक कार्यवश बाहर जा रहा था। देखो तो मेरी बिटिया दरवाजे के पास बेंच पर बैठी हुई काबुली से हंस हंस कर बातें कर रही है और काबुली उसके पैरों के समीप बैठा बैठा मुस्कुराता हुआ
उन्हें ध्यान से सुन रहा है और बीच बीच में अपनी राय मिली जुली भाषा में व्यक्त करता जाता है। मिनी को अपने 5 वर्ष के जीवन में बाबूजी के सिवा ऐसा धैर्य वाला श्रोता शायद ही कभी मिला हो। देखा तो उसका फिराक का अग्रभाग बादाम किशमिश से भरा हुआ है। मैंने काबुली से कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब कभी मत देना। कहकर कुर्ते की जेब में से एक अठन्नी निकालकर उसे दी। उसने बिना किसी हिचक के अठन्नी लेकर अपनी झोली में रख ली। कुछ देर बाद घर लौटकर देखता हूँ तो उस अठन्नी ने बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। मिनी की माँ एक सफेद चमकीला गोलाकार पदार्थ हाथ में लिए डांट टपट कर मिनी से पूछ रही थी, तूने यह अठन्नी पाई कहाँ से, बता। मिनी ने कहा, काबुल वाले ने दी है। काबुल वाले से तूने अठन्नी ली कैसे, बता। मिनी ने रोने का उपक्रम करते हुए कहा, मैंने मांगी नहीं थी, उसने आप ही दी है। मैंने जाकर मिनी की उस अकस्मात मुसीबत से रक्षा की और उसे बाहर ले आया। मालूम हुआ कि काबुली के साथ मिनी की यह दूसरी ही भेंट थी, सो बात नहीं। इस दौरान में वह रोज आता रहा है और पिस्ता बादाम की रिश्वत दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर बहुत अधिकार कर लिया है। देखा कि इस नई मित्रता में बंधी हुई बातें और हंसी ही प्रचलित है। जैसे मेरी बिटिया रहमत को देखते ही हंसती हुई पूछती है, काबुल वाला और काबुल वाला, तुम्हारी झोली के भीतर क्या है। काबुली, जिसका नाम रहमत था, एक अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर मुस्कुराता उतर देता, हाँ बिटिया, उसके परिहास का रहस्य क्या है, ये तो नहीं कहा जा सकता। फिर भी इन नए मित्रों को इससे तनिक विशेष खेल सा प्रतीत होता है और जाड़े के प्रभात में एक सयाने और एक बच्ची की सरल हंसी सुनकर मुझे भी बड़ा अच्छा लगता। उन दोनों मित्रों में और भी एक आध बात प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता, तुम ससुराल कभी नहीं जाना। अच्छा, हमारे देश की लड़कियां जन्म से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती है, किंतु हम लोग तनिक कुछ नई रोशनी के कारण तनिक सी बच्ची को ससुराल के विषय में विशेष ज्ञानी नहीं बना सके थे। अतः रहमत का अनुरोध वो स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाती थी। इस पर भी किसी बात का उत्तर दिए बिना चुप रहना उसके स्वभाव की बिल्कुल ही विरुद्ध था। उल्टे वो रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल जाओगे। रहमत काल्पनिक ससुर के लिए अपना जबरदस्त गुस्सा तान कर कहता है, हम ससुर को मारेगा। सुनकर मेरी ससुर नामक किसी अनजाने जीव की दुरावस्था की कल्पना करके खूब हंसती। देखते देखते जाड़े की सुहावनी ऋतु आ गई। पूर्व युग में इसी समय राजा लोग दिग्विजय के लिए कुछ करते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी नहीं गया, शायद इसीलिए मेरा मन ब्रह्मांड में घुमा करता है, यानी मैं अपने घर में ही चीर प्रवासी हूँ। बाहरी ब्रह्मांड के लिए मेरा मन सर्वदा आतुर रहता है। किसी विदेश का नाम आगे आते ही मेरा मन वहीं उड़ान लगाने लगता है। इसी प्रकार किसी विदेशी को देखते ही तत्काल मेरा मन सरिता पर्वत बिहड़ वन के बीच में एक कुटीर का दृश्य देखने लगता है और एक उल्लासपूर्ण स्वतंत्र जीवन की बात कल्पना में जाग उठती है। इधर देखा तो मैं ऐसी प्रकृति का प्राणी हूँ जिसका अपना घर छोड़कर बाहर निकलने में सिर कटता है। यही कारण है कि सवेरे के समय अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर उस काबुली से गपशप लड़ाकर बहुत कुछ भ्रमण का काम निकाल लिया करता हूँ। मेरे सामने काबुल का पूरा चित्र खींच जाता है। दोनों ओर उबड़ खाबड़ लाल लाल ऊंचे दुर्गम पर्वत हैं और रेगिस्तानी मार्ग, उन पर लदे हुए ऊंटों की कतार जा रही है। चौंसे साफे बांधे हुए सौदागर और यात्री कुछ ऊंट की सवारी पर हैं तो कुछ पैदल ही जा रहे हैं। किन्हीं के हाथों में बर्छा है तो कोई बाबा आदम के जमाने की पुरानी बंदूक थामे हुए है। बादलों की भयानक गर्जन के स्वर में काबुली लोग अपनी मिली जुली भाषा में अपने देश की बातें कर रहे हैं। मिनी की माँ बड़ी वहमी तबीयत की है। राह में किसी प्रकार का शोरगुल हुआ नहीं कि उसने समझ लिया कि संसार भर के सारे मस्त शराबी हमारे ही घर की ओर दौड़े आ रहे हैं। उसके विचारों में यह दुनिया इस छोर से उस छोर तक चोर डकैत मस्त शराबी सांप बाघ रोगों मलेरिया तिलचट्टे और अंग्रेजों से भरी पड़ी है। इतने दिन हुए इस दुनिया में रहते हुए भी उसके मन का यह रोग दूर नहीं हुआ। रहमत काबुल की ओर से भी वह पूरी तरह निश्चिंत नहीं थी। उस पर विशेष नजर रखने के लिए
मुझसे बार बार अनुरोध करती रहती है। जब मैं उसके शक को परिहास के आवरण में ढकना चाहता तो मुझसे एक साथ कई प्रश्न पूछ बैठती। क्या कभी किसी का लड़का नहीं चुराया गया? क्या काबुल में गुलाम नहीं बिकते? क्या एक लंबे तगड़े काबुली के लिए एक छोटे बच्चे का उठा ले जाना असंभव है? इत्यादि। मुझे मानना पड़ता है कि यह बात नितांत असंभव हो सो बात नहीं, पर भरोसे के काबिल नहीं। भरोसा करने की शक्ति सब में समान नहीं होती। अतः मिनी की माँ के मन में भय ही रह गया, लेकिन केवल इसीलिए बिना किसी दोष के रहमत को अपने घर में आने से मना न कर सका। हर वर्ष रहमत माघ मास में लगभग अपने देश लौट जाता है। इस समय वह अपने व्यापारियों से रुपया पैसा वसूल करने में तल्लीन रहता है। उससे घर घर दुकान दुकान घूमना पड़ता है, लेकिन फिर भी मिनी से उसकी भेंट एक बार अवश्य हो जाती है। देखने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के मध्य किसी षड्यंत्र का श्री गणेश हो रहा है। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता, उस दिन देखूं तो वो संध्या को हाजिर है। अंधेरे में घर के कोने में उस ढीले ढाले जामा पजामा पहने झोली वाले लंबे तगड़े आदमी को देखकर सचमुच ही मन में अचानक भय सा पैदा हो जाता है। लेकिन जब देखता हूँ कि मिनी वो काबुल वाला पुकारते हुए हंसते हंसते दौड़ी आती है और वो भिन्न भिन्न आयु के असम मित्रों में वही पुराना हास परिहास चढ़ने लगता है, तब मेरा सारा हृदय खुशी से नाच उठता है। एक दिन सवेरे में अपने छोटे कमरे में बैठा हुआ नए पुस्तक के खूब देख रहा था। जाड़ा विदा होने से पूर्व आज 2-3 दिन खूब जोरों से अपना प्रकोप दिखा रहा है। जिधर देखो उधर उस जाड़े की ही चर्चा है। ऐसे झाड़े पाले में खिड़की में से सवेरे की धूप मेज के नीचे मेरे पैरों पर आ पड़ा। उसकी गर्मी मुझे ऐसी प्रतीत होने लगी। लगभग 8 बजे का समय होगा। सिर से मफलर लपेटे उषाचरण सवेरे की सैर करके घर की ओर लौट रहे थे। ठीक इस समय राह में एक बड़े जोर का शोर सुना दिया। देखो तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उनके पीछे बहुत से तमाशाई बच्चों का झुंड चला आ रहा है। रहमत के ढीले ढाले कुर्ते पर खून के दाग है और एक सिपाही के हाथ में खून से लथपथ छुरा। मैंने द्वार से बाहर निकलकर सिपाही को रोक लिया। पूछा क्या बात है? कुछ सिपाही से कुछ रहमत से सुना कि हमारे एक पड़ोसी ने रहमत से रामपुरी चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उसकी ओर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने साफ इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात पड़ गई और रहमत ने छुरा निकालकर फेंक दिया। रहमत उस झूठे बेईमान आदमी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अपशब्द सुना रहा था। इतने में काबुल वाला पुकारते हुए मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर में कौतुक हास्य से चमक उठा। उसके कंधे पर आज झोले नहीं थे, अतः झोले के बारे में दोनों मित्रों की अभ्यस्त आलोचना न चल सकी। मिनी ने आते के साथ ही उसने पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने प्रफुल्लित मन से कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत ताड़ गया कि उसका यह जवाब मिनी के चेहरे पर हंसी न ला सकेगा और तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के जुर्म में रहमत को कई वर्ष का कारावास मिला। रहमत का ध्यान धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया। लोग अब अपने घर में बैठकर सदा के अभ्यस्त होने के कारण नित्य के काम धंधों में उलझे हुए दिन बिता रहे थे। तभी एक स्वाधीन पर्वतों पर घूमने वाला इंसान कारागार की प्राचीरों के अंदर कैसे हर वर्ष पर वर्ष काट रहा होगा, यह बात हमारे मन में कभी उठी ही नहीं। और चंचल मिनी का आचरण तो और भी लज्जाप्रद था। यह बात उसके पिता को भी माननी पड़ेगी। उसने सहज ही अपने पुराने मित्र को भूलकर पहले तो नबी सहीस के साथ मित्रता जोड़ी, फिर क्रमशः जैसे जैसे उसकी वयोवृद्धि होने लगी, वैसे वैसे सखा के बदले एक के बाद एक उसकी सखियां छूटने लगी। और तो क्या, अब वह अपने बाबूजी के लिखने के बारे में भी दिखाई नहीं देती। मेरा तो एक तरह से उसके साथ नाता ही टूट गया। मिलने कितने ही वर्ष बीत गए। वर्षों बाद आज फिर एक शरत लेकर आई। मिनी की सगाई की बात पक्की हो गई। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह हो जाएगा। कैलाश वासिनी के साथ साथ अब की बार हमारे घर की आनंदमयी मिनी फिर माँ बाप के घर में अंधेरा करके ससुराल चली जाएगी।
सवेरे दिवाकर बड़ी सज धज के साथ निकले। वर्षों के बाद शरद ऋतु की यह नई धवल धूप सोने में सुहागे का काम दे रही है। कलकत्ता की संकरी गलियों में परस्पर सटे हुए पुराने ईंट घर गंदे घरों के ऊपर भी इस धूप की आभा ने एक प्रकार का अनोखा सौंदर्य बिखेर दिया है। हमारे घर पर दिवाकर के आगमन से पूर्व ही शहनाई बज रही है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये मेरे हृदय की धड़कनों में से रो रो कर बज रही है। उसकी करुण भैरवी रागिनी मानो मेरी विच्छेद पीड़ा को झाड़े की धूप के सारे ब्रह्मांड में फैला रही है। मेरी मिनी का आज विवाह है। सवेरे से घर बवंडर बना हुआ है। हर समय आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। आंगन में बांसों का मंडप बनाया जा रहा है। हरे कमरे और बरामदे में चार फानुस लटकाए जा रहे हैं और उनकी टक टक की आवाज मेरे कमरे में आ रही है। चलो रे जल्दी करो, इधर आओ कि तुम कोई गिनती ही नहीं है। मैं अपने लिखने पढ़ने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत आया और अभिवादन करके खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका। उसके पास न तो झोली थी और न पहले जैसे लंबे लंबे बाल और न चेहरे पर पहले जैसी दिव्य ज्योति ही थी। अंत में उसकी मुस्कान देखकर पहचान सका कि वह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। सुनते ही उसके शब्द मेरे कानों में खट से बज उठे। किसी खूनी को मैंने कभी आंखों से नहीं देखा था। उसे देखकर मेरा सारा मन एकाएक सिकुड़ सा गया। मेरी यही इच्छा होने लगी कि आज के इस शुभ दिन में वह इंसान यहाँ से टल जाए तो अच्छा हो। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में कुछ आवश्यक काम है, तो आज मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ फिर आना। मेरी बात सुनकर वह उसी क्षण जाने को तैयार हो गया, पर द्वार के पास आकर कुछ इधर उधर देखकर बोला, क्या बच्ची को तनीम नहीं दे सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब तक वैसी ही बच्ची बनी है। उसने सोचा हो कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुल वाला पुकारते हुए दौड़ी चली आएगी। उन दोनों के पहले हास प्रयास में किसी प्रकार की रुकावट न होगी। यहाँ तक कि पहले की मित्रता की याद करके वह एक पेटी अंगूर और एक कागज के दोनों में थोड़ी सी किशमिश और बादाम शायद अपने देश के किसी आदमी से मांग तांग कर लेता आया था। उसकी पहले की मैली कुचली झोली आज उसके पास न थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, सो किसी से भेंट न हो सकेगी। मेरा उत्तर सुनकर वो कुछ उदास सा हो गए। उसी मुद्रा में उसने एक बार मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देखा, फिर अभिवादन करके दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में जाने कैसी एक वेदना सी उठी। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वो स्वयं ही आ रहा है। वो पास आकर बोला, ये अंगूर और कुछ किशमिश बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी, पिसा रहने दीजिए। तनिक रुककर फिर बोला, बाबू साहब, आपकी भी एक बच्ची है। मैं उसकी याद कर कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथ में ले आया करता हूँ। मैं यह सौदा बेचने नहीं आता। कहते हुए उसने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर छाती के पास से एक मेला कुचला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसकी चारों तरफ खोलकर दोनों हाथों से उसे फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि आज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। फोटो नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसी का निशान ले लिया गया है। अपनी बेटी के इस स्मृति पत्र को छाती से लगाकर रहमत हर वर्ष कलकत्ता की गली कुचों में सौदा बेचने के लिए आता है, और तब वो कालिक चित्र मानो उसकी बच्ची के हाथ का कोमल स्पर्श उसके बिछड़े हुए विशाल वक्ष स्थल में अमृत उड़ेलता रहता है। देखकर मेरी आंखें भर आई और फिर मैं उस बात को बिल्कुल ही भूल गया कि वो एक मामूली काबुली मेवा वाला है। मैं एक उच्च वंश का रईस हूँ। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि जो वो है वही मैं हूँ। वह भी एक बाप है और मैं भी। उसकी पर्वतवासिनी छोटी बच्ची की निशानी
मेरी ही मिनी की याद दिलाती है। मैंने तत्काल ही मिनी को बाहर बुलवाया। हालांकि उस पर अंदर घर में आपत्ति की गई, पर मैंने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। विवाह के वस्त्रों और अलंकारों में लिपटी हुई बेचारी मिनी मारे लज्जा की सुकीड़ी हुई सी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उस अवस्था में देखकर रहमत काबुल पहले तो सक पका गया। उससे पहले जैसी बातचीत न करते बना। बाद में हंसते हुए बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी, अतः अब उससे पहले की तरह उत्तर देते न बना। रहमत की बात सुनकर मारे लज्जा के उसके कपोल लाल सूख हो उठे। उसने मुंह को फेर लिया। मुझे उस दिन की याद आई जबकि रहमत के साथ मिनी का प्रथम परिचय हुआ था। मन में एक पीड़ा की लहर तोड़ गई। मिनी के चले जाने के बाद एक गहरी सांस लेकर रहमत फर्श पर बैठ गया। शायद उसकी समझ में यह बात एकाएक साफ हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी और उसके साथ भी उसे अब फिर से नई जान पहचान करनी पड़ेगी। संभवतः वह उसे पहले जैसे नहीं पाएगा। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा कौन जाने। सवेरे के समय शरद की स्निग्ध सूर्य किरणों में शहनाई बजने लगी और रहमत कलकत्ता की एक गली के भीतर बैठा हुआ अफगानिस्तान के मेरू पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसके हाथ में दिया और कहा, रहमत, तुम देश चले जाओ अपनी लड़की के पास। तुम दोनों के मिलन सुख से मेरी मिनी सुख पाएगी। रहमत को रुपए देने के बाद विवाह के हिसाब में से मुझे उत्सव समारोह के 2-1 अंक छांट कर काट देने पड़े। जैसी मन में थी वैसी रोशनी नहीं करा सका। अंग्रेजी बाजा भी नहीं आया। घर में औरतें बड़ी बिगड़ने लगी। सब कुछ हुआ, फिर भी मेरा विचार है कि आज एक अपूर्व ज्योत्सना से हमारा शुभ समारोह उज्जवल हो उठा।